राजस्थान में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुके हैं और तमाम राजनीतिक हस्तियां थोड़े आराम के मूड में है, लेकिन इस सर्द मौसम की राजनीतिक गर्मी लगता है कि राजनेताओं को शांत नहीं बैठने देगी। भले ही चुनाव राजस्थान में हो, लेकिन राजनीतिक सरगर्मियां बिहार से लेकर दिल्ली तक बनी हुई है। राजस्थान चुनाव के साथ बिहार और दिल्ली का जिक्र हमने इसलिए किया क्योंकि बिहार सरकार के एक फैसले ने पूरे देश में एक बार फिर से माहौल गर्मा सा दिया है। इन तमाम मुद्दों पर नवतेज टीवी ने वरिष्ठ पत्रकार श्रद्धादी से खास बातचीत की। आइए आपको सुनाते हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और खत्म हो गया है चुनावी प्रचार प्रसार का शोर, लेकिन हम कह सकते हैं कि एक अजीब सी शांति राजस्थान की फिजाओं में है। मौसम भी थोड़ा सर्द और खुश्क हो चला है, लेकिन इस सर्द मौसम में, इस शांति में कहीं ना कहीं अंदर खाने में राजनीति की गोटियां खेली जा रही हैं, पासे फेंके जा रहे हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक खेल एक हम कह सकते हैं कि आने वाले कुछ समय में, यानी कि 3 दिसंबर के बाद जब चुनावी मतगणना होगी, एक हो सकता है कि एक नया रंग और रूप दिखाए। फिलहाल राजस्थान की राजनीति पे भी बात करेंगे, लेकिन बात कर लेते हैं बिहार सरकार के एक ऐसे फैसले पे जिसने तुष्टीकरण के खेल को एक नया रूप दे दिया है। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार साहब मौजूद हैं। सर, बिहार सरकार का ये जो एक नया फरमान जारी हुआ है, कहीं ना कहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को ख़त्म करना या कम करना और उसके बाद जो मुस्लिम त्यौहार हैं उनकी छुट्टियों को बढ़ाना, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती की छुट्टी को ख़त्म कर देना। हालांकि अंबेडकर जी की छुट्टी रखी है, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी की जयंती की छुट्टी को रद्द कर देना और तमाम ये जो इनका जो छुट्टियों का नया कैलेंडर जो जारी हुआ है उसे किस प्रकार से देखते हैं? देखो, ये जो चुनाव की फ़िज़ा यहाँ पे राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हुई है, दोनों सरकारों ने जो रही हैं सरकारें और जो आपकी यहाँ कांग्रेस की सरकारें रही हैं, उन लोगों ने जिस तरीके से आरोप लगाता आ रहे हैं बीजेपी का कि कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण कर रही है, किसी एक समुदाय विशेष को आप ज़्यादा महत्व देते हैं, दूसरे समुदाय विशेष को किसी को महत्व नहीं मिल पाता। इसी कड़ी में देखते हुए शायद वहाँ का समीकरण, जिस तरीके से सरकार वहाँ चल रही है नीतीश बाबू की, उन लोगों ने जिस तरीके का ये अखबार में जिस तरीके से मैंने भी पढ़ा इस चीज़ को और मैंने महसूस किया। मैंने कहा भाई, ये जो चीज़ें हैं, जैसे जन्माष्टमी जैसा है, आपका रामनवमी जैसा है, या फिर आप क्या या आप रक्षाबंधन जो बहुत पवित्र कहा जाता है, हिंदू मुसलमान सभी लोग बनाते हैं, समुदाय के लोग, रक्षाबंधन आम है। तो मेरा देखा जाए वहाँ की छुट्टियाँ को कम कर देना और ये जो दूसरे समुदाय के लोगों की छुट्टियों को बढ़ा देना, एक तरीके से देखा जाए ओवरऑल वो जो पार्टियां हैं बीजेपी और आरोप लगाती हैं, वो इस तरीके से आरोप सही साबित होते हैं। सही साबित इसलिए भी होते हैं कि आप एक समुदाय विशेष की छुट्टियों को तो विशेषता दे रहे हैं और दूसरे समुदाय विशेष की छुट्टियों को कम ना करें, ये जबकि हिंदू राष्ट्र है अपना ये वाला, और देखा जाना चाहिए वैसे तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बराबर हैं और छुट्टियां अब तक आ रही। ऐसी कौन सी पेचीदगियाँ, ऐसी कौन सी आपको ज़रूरत पड़ गई जिसमें आपने उनकी छुट्टियों को कम कर दिया, उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया? ये मेरी तरफ से तो ये देखा जाए तो ये गलत चीज़ है। क्या लगता है सर आपको कि जिस प्रकार से नीतीश बाबू के साथ में 2 बार गठबंधन में रही है बीजेपी, बिहार के अंदर शासन भी किया है, लेकिन अभी तीसरी बार जब आया, जब नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़कर लालू यादव की पार्टी के साथ हाथ मिला लिया, अब आने वाले समय में देखें, हालांकि अभी हाल फिलहाल तो बिहार में चुनाव नहीं है, लेकिन फिर भी इस प्रकार का जो खेल खेला जा रहा है, क्या लगता है आपको कि इसमें नीतीश कुमार जी ने जलते हुए आग में हाथ डाल दिया है? जलते हुए आग में हाथ डालने का तो महसूस नहीं होता, लेकिन जो जिस तरीके से 2024 में जो चुनाव लोकसभा के आने वाले हैं, उसकी दृष्टि को देखते हुए इन्होंने पहला समीकरण डाला है। जैसे अपन देखते हैं ना, पासा पटकना, अगर वो सही साबित हो जाता है, ध्रुवीकरण हो जाता है तो बेटर है, और नहीं हो पाता है तो एक तरफा रहे। जैसे कांग्रेस का वोट बैंक भी एक समुदाय विशेष है और आपका नीतीश कुमार बाबू जगह और बाकी जो ये लालू यादव जी पार्टी हैं, उनके भी समुदाय विशेषता रखते हैं कि एक तरफा लेनी जाए। तो उनको खुश करने के मात्र से ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने उन छुट्टियों को तो ज़्यादा बढ़ाया है, और ये छुट्टियाँ जो हैं एक विशेष हिंदू समुदाय की विशेषता है, उनमें छुट्टियों में कमी की गई है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लगता कि इस प्रकार से जो ये जो खेला गया है बिहार के अंदर, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं पासा तो नीतीश बाबू ने फेंका, लेकिन वो जीत कहीं 2024 में बीजेपी के पाले में नहीं चल जाए, और जाहिर सी बात है इस प्रकार का जो छुट्टियों का कैलेंडर जारी किया गया है 2024 में, इसका असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन ये असर पड़ेगा बीजेपी के पक्ष में, और कह सकते हैं कि बीजेपी को एक परोसी हुई थाली दे दी है
जी, नहीं बिल्कुल सही बात है। कई जो पार्टियां हैं एक विशेष समुदाय को आकर्षित करने के लिए कई-कई तरीके के वो निकालती हैं जिसको हम तुष्टीकरण का नाम लेते हैं या बीजेपी कई बार आरोप लगाती है। वही वाला देखते में प्रतीत हो रहा है इस तरीके से कि कहीं वो वोट बैंक जो है हमारा नाराज़ होकर कहीं खिसक नहीं जाए और उन्हीं की वोट बैंक के माध्यम से ही ये लोग जीत कर के आते हैं। और वही उन्होंने ये चीज़ को देखा, इनको खुश करने के लिए भाई अदर्स जो जैसे कोई समुदाय विशेष के कोई पार्टियां हैं जो इस तरीके से आकलन करती हैं कि हमारा वोट बैंक प्राप्त हो जाए हम लोगों को और एक तरफा पड़ जाए। कांग्रेस भी चाहती है, बीजेपी जी जो एक तरह आजकल बीजेपी ने मुसलमान भाई लोगों को कभी उन्होंने वोट देना या फिर उनको टिकट देना उचित नहीं समझा। तो राजस्थान में देख लीजिए, एक जने को भी उन्होंने टिकट नहीं दिया। ऐसा ही लोकसभा के चुनाव में देखने में प्रतीत हो रहा है कि हर आदमी जो है एक विशेष समुदाय को भुनाने के लिए, उनको लुभाने के लिए अलग अलग तरीके से वो किया जा रहा है। इसको तुष्टीकरण का ही नाम दिया जा सकता है। क्या आपको ऐसा ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके नीतीश कुमार ने जो इनका सभी तमाम पार्टियों का बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ जो INDIA गठबंधन बना था, उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी की ये बौखलाहट थी या बहुत आतुरता थी कि उस पूरे गठबंधन का प्रमुख मैं बन जाऊं, क्योंकि अभी तक वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से प्रमुख राहुल गांधी को बनाया जा रहा है, भले ही वो इस चीज़ को बोलें या ना बोलें, और कहीं ना कहीं दूसरी जो तमाम पार्टियां उनको ये हजम नहीं हो रहा, और ऐसे में ये इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं कि भाई आप सभी लोगों का नेता तो मैं ही हूँ, तो प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार भी मुझे ही बनाया जाए। देखो, ये जो चुनाव आने वाले हैं लोकसभा के, अधिकतर अभी तो विधानसभा का चुनाव बिहार में है नहीं, और ये जो लोकसभा का चुनाव है उसका ध्यान आकर्षण पहले से ये गोटियां फिक्स करने वाला मामला, और दूसरा ये जो इंडिया गठबंधन इन लोगों ने बनाया है उसका एक सारा कुछ सार जो है वो नीतीश बाबू की तरफ ही देखा जाए, लोगों को उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए कि भाई बिहार में इस तरीके से किया और एक समुदाय विशेष को खुश करने के लिए किया जा रहा है। तो वहाँ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए और अपने जो इंडिया गठबंधन है उसको शो आउट करने के लिए, दिखाने के लिए कि देखो साहब मैंने इतना बड़ा स्टेप इसमें उठाया है और ये जो समुदाय है ये मुझे चाहता है और मेरा मतलब PM पद पे नाम अभी तक जाए नहीं और मेरा कंठस्थ रहे। इसलिए ये शायद मुझे ऐसा लगता है ये एक तरीके का पासा है, राजनीतिक पासा कह सकते हैं, लेकिन ये फ़ायदेमंद मुझे लगता है नहीं है कि भाई इनको फ़ायदा इस तरीके से हो पाएगा। बिल्कुल, राजस्थान विधानसभा चुनाव अब से अभी कुछ ही दिन पहले अब निपटे हैं और अब सभी को इंतज़ार है उस तारीख का, उस 3 दिसंबर का, जब राजस्थान के तमाम बड़े छोटे राजनीतिकों के भाग्य का फैसला होगा। लेकिन अब की बार के हम शुरुआत से ये बात करते हुए आ रहे हैं, कई मरतबा अपन दोनों में भी चर्चा हुई है और तमाम अपने पत्रकार साथियों के बीच में, कि अब की बार का चुनाव काफ़ी रोचक है और कहीं ना कहीं कई नेताओं की किस्मत का फैसला ये चुनाव करने वाला है। हम नाम तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी अगर 2-4 बड़े नाम हम लें, कांग्रेस से सचिन पायलट हो गए, बीजेपी से गजेंद्र सिंह शेखावत हो गए, राजेंद्र राठौड़ साहब हो गए, राज्यवर्धन जी हो गए, दिया कुमारी जी हो गई, कांग्रेस से ही अशोक गहलोत जी हो गए, अध्यक्ष कांग्रेस के गोविंद सिंह डोटासरा हो गए, ये तमाम ऐसे कुछ बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इनके आने वाले राजनीतिक भविष्य का फैसला इस चुनाव में हो जाएगा। इससे कहाँ तक सहमत है आप? देखो, ये अब की बार का जो चुनाव हुआ है, जो 3 दिसंबर को फाइनल हो जाएगा, गिनतियाँ चालू हो जाएंगी तो उस हिसाब से पता पड़ जाएगा कि कौन दूध का में है और कितना पानी में है, सारी चीज़ें पता पड़ जाएंगी। कुछ फैक्टर्स हैं जो असर किए हैं। हाँ, ये फैक्ट है, बाज़ार में जहाँ भी हम लोग घूमे हैं, राजस्थान में जिन जिन क्षेत्रों में हम लोग गए हैं वहाँ पे हमने महसूस किया है कि कुछ तो CM साहब की जो योजना है 7 गारंटी पीरियड में, ये भी काम किया। नरेंद्र मोदी साहब का यहाँ आना, ताबड़तोड़ यहाँ पे रैलियाँ करना, जनसभाएं करना, आकर्षित करना, ये चीज़ भी कारगर कही है। अगर कोई पार्टी ये बोले कि मेरी इतनी सीटें मैं जीत के आ रहा हूँ तो वो गलत फहमी में है। केवल आप इतना वोट प्रतिशत पड़ा है उससे आंकलन लगाएं कि मेरी इतनी सीटें आ रही हैं। एक पार्टी है जो आपको कह रही थी 156 सीटें से ज़्यादा आ रही है और अब वो कह रही है 135 ही आ रहे हैं हम, तो 20 सीटें कहाँ चली गई। और कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जो कह रही थी हम तो एक अब की बार 150 पार, वो सीटें कह रही हैं कि हम तो बना लेंगे और आने वाला टाइम देखेंगे। तो इनके बोलने में, वक्तव्य में फ़र्क आने लग गया। मैं सीधा ये बोलूँ, 3 तारीख का वेट कीजिए आप और पता पड़ जाएगा आपको दूध में कौन है पानी में। वो तो रुझान आने शुरू हो जाएंगे तो आपको पता पड़ जाएगा चीज़ों में। लेकिन दोनों को ही धैर्य रखना चाहिए मेरी नज़र में। आप ये अगर ये सोच रहे हैं कि हम फुल फ्लैश में आ रहे हैं, सीटें बन रही हैं, ये भी सही नहीं है आपका सोचना। आप सोच रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल ही हार गए, वो भी गलत है।
क्योंकि राजस्थान की जनता बड़ी जागरूक है। आपने देखा होगा साइलेंट वोट पड़ा है, इस बार ये एक फुल फ्लैश में नहीं पड़ा, क्योंकि पिछली बार की जो चुनाव पड़ी है उसके अंदर आप ये देखें 98 या 100 सीटों के आसपास वो रही थी, सत्ता नहीं मिली थी कांग्रेस को, सत्ता नहीं, वो तो उपचुनाव जीता जब जाके सत्ता उन लोगों ने सीटें प्राप्त की हैं। और बीजेपी को 73 सीटें, इतना कहने के बावजूद भी वसुंधरा राजे ने 73 सीटें आपको दी, इतना बुरी हालत होने के बावजूद भी। लोग कह रहे थे वसुंधरा से नाराज़गी है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं है। ये राजनीति में ये पायदान क्या होते हैं, पासे क्या पलटे जाते हैं, राजनीति क्या चीज़ है, इस चीज़ को कोई नहीं समझ पाया। मौसम का कहा जा रहा है, बिल्कुल आप मौसम का मिजाज किस तरफ घूमेगा वो वाकई में नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक स्पेकुलेशन ये लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो इस बार के चुनाव में लगभग राजस्थान की हर एक विधानसभा में महिलाओं की भागीदारी इस बार पुरुषों से कहीं ज़्यादा रही। अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो भले ही वो किसी भी धर्म जाति संप्रदाय की महिलाएं हैं, महिलाओं ने आगे आकर काफ़ी हम कह सकते हैं बड़े पैमाने पे वोटिंग की है। पहला तो ये सवाल। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अब की बार, हालांकि जैसा आपने कहा कई पार्टियां हैं, हर पार्टी अपने को बुरा नहीं बताएगी, अपने को जीता हुआ ही बताएगी और सीटों का गणित वो अपने हिसाब से ही, अपने समर्थन में ही बताएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि महिलाओं की जो वोटिंग हुई है वो इसमें कारगर साबित होगी आने वाले जो हम कह सकते हैं सीटों के गणित में। निर्दलियों की भूमिका काफ़ी अहम रहने वाली है, भले ही वो कोई से भी पार्टी से छूट के आए हुए निर्दलीय हों। जी, आज देखा जाए तो 3 तारीख को रुझान का पता पड़ जाएगा। आपने पहला क्वेश्चन ये पूछा कि महिलाओं की भागीदारी इसलिए बड़ी थी कि आप ये देखिए कि जो आपके सीएम साहब हैं अशोक गहलोत जी, उन्होंने महिलाओं के लिए काफ़ी वो अनुदान दिए हैं, कई तरीके की गारंटियाँ दी हैं। और इधर आप नरेंद्र मोदी साहब को भी देखें तो उन्होंने भी गारंटियाँ दी हैं, उन्होंने महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। महिलाएं इस बार आप देखेंगे दोनों ही पार्टियों में एग्रेसिव रही हैं। और यहाँ पे 33% आरक्षण का जो भी इन्होंने एक बिल निकाला है, पास चाहे बाद में होगा और उसका रेगुलाइज वो बाद में आएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि महिलाओं ने अपना किरदार को समझा है। और अब की बार देखा जाए तो महिलाएं ही ये समीकरण बनाती और बिगाड़ती हुई नजर आएंगी। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये था कि भाई अब की बार जो निर्दलीय लोग हैं ये लोग काफ़ी खड़े हुए हैं और दोनों ही तरफ से नाराज़गी थी। कई बार सीटें कई लोग नहीं मिल पाई और कईयों को सीटें नहीं दी गई, किसी एक विशेष समुदाय को भी सीट नहीं दी गई, वो लोग भी खड़े हुए निर्दलीय। तो मेरा ये कहना है कि दोनों ही पार्टियों से कि धैर्य बनाए रखें, सीटें अच्छी आएंगी, लेकिन आप निर्दलियों को और थर्ड पार्टी को आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, वो नज़रअंदाज ना करें। दोनों से ये है कि भाई ये जो निर्दलीय हैं वो गणित बैठाएंगे। राजस्थान की सरकार जो बनने वाली है 2023 में, जो बनने वाली है दिसंबर में, वो आपका निर्दलीय ही के साथ गठजोड़ बना के रखना पड़ेगा आपको। और ये मेरा समीकरण ये कहता है कि मैं राजस्थान जहाँ घूम के आया, देखा, मैंने महसूस कर सकता हूँ कि 15 से 20 सीटें कम से कम निर्दलियों की आने वाली हैं। क्यों पिछली बार आपने जो 2018-19 का जो चुनाव आपने देखा था उसमें भी निर्दलियों का ही किरदार था, चाहे वो किसी माध्यम से किसी पार्टी के विशेष से आए, वो का वही सीन यहाँ पे आया है, वो की वही सीटें ज़्यादा, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रमुखता से देखा जाए कम से कम 15 या 25 सीटों के बीच में मैं समझता हूँ। अदर्स जो पार्टियां हैं, आपकी आरएलपी हो गई, अदर्स आम आदमी पार्टी हो गई, किसी को मिलेगा किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन थर्ड फ्रंट जो है जिसमें हम निर्दलियों को भी शामिल कर रहे हैं वो कारगर रहेगा। ये दोनों पार्टियों को सावचेत रहना चाहिए मेरी नज़र में। ये थे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शरद दादीश जी। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अब की बार के जो चुनाव हैं वो काफ़ी रोचक रहने वाले हैं और जो ट्रेंड जो चलता हुआ आ रहा था राजस्थान के अंदर पिछले कई सालों से, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, वो ट्रेंड अब की बार काम नहीं करेगा। और कहीं ना कहीं इस बार दोनों ही पार्टियों को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है इस चुनावी भागदौड़ में। और अब आने वाले समय में भी जब रिजल्ट निकल कर आएंगे तो कहीं ना कहीं, हालांकि हर एक पार्टी, जैसा कि हमने कहा कि वो अपने आप को ही जीता महसूस करती है, अपनी ही सीटें वो ज़्यादा बताएगी, लेकिन आने वाले समय में सरकार बनाने में इन दोनों ही पार्टियों को काफ़ी दिक्कत आने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि निर्दलियों की भूमिका आने वाले समय में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। बिहार के मुद्दे पे शरद जी का साफ तौर पर कहना है कि जो पासा, जो छुट्टियों का कैलेंडर चेंज करके नीतीश कुमार ने फेंका है, लगता नहीं है कि वो उनके काम आएगा। हो सकता है कि इस चाल का उन्हें आने वाले समय में साल 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें नुकसान उठाना पड़ जाए।
राजस्थान चुनावों की बात करें तो जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था, यहाँ का मौसम अब सर्द हो चला है, शुष्क हो चला है। इस सर्दी भरी शाम में, इस सर्दी भरे मौसम में गर्मी की हम कह सकते हैं कि थोड़ी सी आहट 3 तारीख तक आते आते ज़रूर होने वाली है, जब विधानसभा चुनावों के परिणाम आएंगे। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।